Assalamu alaikum dear students. My name is Rakib Ahmad Zia. Today I am going to discuss Article 35A. Article 35A क्या था? क्योंकि अब हम देखते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को न तो आर्टिकल 370 है और न ही आर्टिकल 35A, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने इन दोनों आर्टिकल्स को ख़त्म कर दिया। और इतना ही नहीं बल्कि इस जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को, जो एक ज़माने में एक अलग स्टेट हुआ करता था, एक अलग नेशन हुआ करता था, उस स्टेट को भी एक 2 यूनियन टेरिटरीज में तकसीम किया, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे जो आर्टिकल 35A है। इसके बैकग्राउंड में अगर हम जाएंगे तो 1947 में जो जम्मू कश्मीर था ये एक प्रिंसली स्टेट था, जिस तरह हिंदुस्तान में 565 प्रिंसली स्टेट्स है थी। तो जम्मू कश्मीर का रूलर था महाराजा हरी सिंह। तो ड्यूरिंग महाराजा हरी सिंह रूल, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी launched a movement that was Kashmir for the Kashmiris, and they were demanding that only Kashmiris should be employed in state government jobs. तो महाराजा हरी सिंह के दौर में 1947 से पहले यहाँ के जो पंडित कम्युनिटी थी, जिनको हम कश्मीर में बट बोलते हैं, क्योंकि उस वक्त चूंकि वही ज़्यादा एजुकेटेड थे, मुसलमान तो उतने एजुकेटेड नहीं थे कि वो गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करते। तो इन पंडित कम्युनिटियों के अंदर ये कॉन्शियसनेस पैदा हो गई कि हम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कश्मीर को एक खास स्टेट बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर सिर्फ कश्मीर के लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहिए। एंड इन 1927 हरी सिंह पासड ए लॉ दैट इज कॉल्ड द स्टेट सब्जेक्ट लॉ। और उस लॉ के अंदर क्या था कि यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट जॉब कश्मीर के लोगों को मिलेगा और यहाँ पर प्रॉपर्टी का राइट भी कश्मीर के लोगों को होगा, और जो भी आउटसाइडर होंगे नॉन स्टेट सब्जेक्ट्स, उनको ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी। और फिर उसके बाद बराबर 1947 तक यहाँ पर यही होता रहा। अब चूंकि 1947 में जब कश्मीर का एक्सेशन इंडिया के साथ हुआ 27 अक्टूबर 1947, तो उसके फौरन बाद एक एग्रीमेंट हुआ जिसको हम बोलते हैं दिल्ली एग्रीमेंट 1952, एंड इन विच शेख अब्दुल्ला एंड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में वो दिल्ली एग्रीमेंट हुआ। एंड इन दैट एग्रीमेंट इट वाज डिसाइडेड दैट इंडियन सिटीजनशिप वुड बी एक्सटेंडेड टू J&K बट स्टेट सब्जेक्ट टू लॉ शैल कंटिन्यू। तो 1952 में जो दिल्ली एग्रीमेंट हुआ शेख अब्दुल्ला और पंडित जवाहरलाल नेहरू के दरमियान, उसमें इस बात का डिस्कशन हुआ कि जो हिंदुस्तान की सिटीजनशिप है वो सिटीजनशिप अब जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मिलेगी, और उसके साथ साथ जो यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंट यानी स्टेट सब्जेक्ट का लॉ है वो भी कंटिन्यू रहेगा। दैट मीन्स द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नाउ शैल एंजॉय डबल सिटीजनशिप, यानी दे आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एज वेल एज द सिटीजन्स ऑफ परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और उसके बाद सबसे हिस्टोरिकल जो इंपॉर्टेंट बात थी दैट इज 1954 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, जिसमें आर्टिकल 35A को लाया गया। सो इन 1954 14th May 1954 द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद passed a presidential order, and according to this presidential order a new law was framed, a new article was framed that is called the article 35A. So इस एक्ट का नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू J&K ऑर्डर 1954, द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू J&K ऑर्डर 1954, and from this presidential order article 35A was added in the constitution of India. बट अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को खोल के देखें तो वहां पर आपको कहीं भी आर्टिकल 35A नजर नहीं आएगा, बिकॉज इट इज ओनली द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। सो दिस आर्टिकल कैन नॉट बी फाउंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट यू कैन फाउंड इट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की अपनी एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन भी है
जो आर्टिकल 370 में हमें दी गई है, और ये जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें आर्टिकल 35A जो है उसको ऐड किया गया। और इस आर्टिकल 35A के अंदर जो चीजें कश्मीर के लोगों को प्रोवाइड की गई वो ये थी। नंबर 1, ओनली द स्टेट सब्जेक्ट्स, यानी जो यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट है, दे हैव अ राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड राइट टू प्रॉपर्टी, टू परचेज प्रॉपर्टी और टू सेटल हेयर। यानी स्टेट सब्जेक्ट जो है, स्टेट सब्जेक्ट का मतलब होता है जो कश्मीर का परमानेंट रेजिडेंट है, सिर्फ उसी को यहां रहने का हक होगा, और वही यहां पर प्रॉपर्टी खरीद सकता है, और वही यहां पे सेटल हो सकता है, और सिर्फ वही यहां पे जॉब कर सकता है। अब ये परमानेंट रेजिडेंट कौन है? परमानेंट रेजिडेंट की डेफिनेशन आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K में नजर आएगी, जिसमें कहा गया है कि वो लोग परमानेंट रेजिडेंट है जम्मू एंड कश्मीर के जो 1954 में यहां रहते हैं, या उससे पहले 10 साल यहां रहते थे। यानी दैट मीन्स 1954 के बाद जो भी कोई कश्मीर में आएगा वो यहां का परमानेंट रेजिडेंट नहीं होगा। और इसलिए जो 1954 तक कश्मीर में लोग रहते थे, दे विल बी कॉल्ड द परमानेंट रेजिडेंट्स। और सिर्फ उन लोगों को यहां जॉब करने का हक होगा, चाहे कोई भी गवर्नमेंट जॉब होगा वो सिर्फ उनके लिए होगा। चाहे यहाँ की प्रॉपर्टी खरीदनी है, सिर्फ वही लोग खरीद सकते हैं, और यहां पर सेटल हो सकते हैं वही लोग। इतना ही नहीं, बल्कि इसमें कहा गया था कि जो यहां पर स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट को, कॉलेजेस में, स्कूल्स में बच्चों को स्कॉलरशिप, वो स्कॉलरशिप भी सिर्फ कश्मीर के रेजिडेंट को ही मिलेगा, आउटसाइडर को नहीं मिलेगा। और एक और खास बात कही गई थी कि इवन वुमेन ऑफ J&K मैरीज नॉन स्टेट सब्जेक्ट शैल नॉट बी गिवन द प्रॉपर्टी। अगर कोई यहाँ की लड़की बाहर के किसी सिटीजन से शादी करती है जो कश्मीर का रेजिडेंट नहीं है, तो उस लड़की को भी यहाँ कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जो कश्मीर के लोगों को एक बड़ा स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता था। और इस आर्टिकल के अंदर यहाँ की जो डेमोग्राफी है वो चेंज नहीं हो पाई, क्योंकि जितने भी लोग 47 के बाद यहाँ पर आए, चाहे वो बिहारी थे, चाहे वो तमिलनाडु के थे, वो दिल्ली के थे, वो महाराष्ट्र के थे, या वो बांग्लादेश के थे, या वो रोहिंग्याज थे, उनको यहाँ पर कोई परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट नहीं मिली। यानी वो यहाँ पर न जमीन खरीद पाए, वो यहाँ पर न कोई गवर्नमेंट जॉब कर पाए, और न वो यहाँ पे परमानेंटली सेटल हो सके, और न कोई स्कॉलरशिप उनको मिली। इवन उनको राइट टू वोट भी यहाँ नहीं मिलेगा, और वो यहाँ की किसी भी इलेक्शन में खड़ा भी नहीं हो सकती। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जो आर्टिकल 35A था। लेकिन ये जो आर्टिकल 35A बनाया गया, बदकिस्मती से ये सिर्फ एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ही रहा। अगर हमारे रूलर्स चाहते 47 से लेकर आज तक, तो उन्होंने इसको एक परमानेंट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया होता, और इसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस रखे होते कि शायद इसको कोई चेंज या डिलीट या रिमूव नहीं कर पाता। लेकिन ये सिर्फ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, और इसमें इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को कभी भी आप रिमूव कर सकते थे। इनफैक्ट 2-4 साल पहले मुझे एक लॉयर से मेरी बात हुई, क्योंकि मैं लॉ के प्रोफेशन में हूं, तो उससे मेरी बात हुई, तो उसने मुझे, मैं हैरान हो गया जब उसने मुझे कहा कि ये जो 35A आर्टिकल है ये सिर्फ एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, और एक छोटे से प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को कभी भी किसी भी टाइम रिमूव किया जा सकता है। तो उस वक्त मुझे लगा कि ये क्या बोल रहा है, पिछले 70 साल में ऐसा नहीं हुआ तो कैसा होगा। लेकिन लास्ट ईयर हम सब सरप्राइज में थे जब अचानक 5 अगस्त 2019 की सुबह को एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया, और वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो था 5 अगस्त 2019, रामनाथ कोविंद जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ही गेव द सेम प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो राजेंद्र प्रसाद ने दिया था 14 मई 1954 को, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जिसके जरिए से आर्टिकल 35A को लाया गया था। सेम वही प्रेसिडेंशियल ऑर्डर रामनाथ कोविंद ने 5 अगस्त 2019 को दिया, जिसके जरिए से हमेशा के लिए आर्टिकल 35A जो है पार्ट ऑफ हिस्ट्री बना। तो इसलिए ये जो आर्टिकल 35A है, इट वाज गिविंग द स्पेशल स्टेटस। अब ये आर्टिकल चूंकि लास्ट ईयर डिलीट हो चुका है, अब इसके बाद कश्मीर में कोई भी आउटसाइडर जॉब कर सकता है, कश्मीर में कोई भी आउटसाइडर जमीन खरीद सकता है, कश्मीर में कोई भी आउटसाइडर सेटल हो सकता है, कश्मीर में कोई भी आउटसाइडर जो है उसको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी, उनको रिजर्वेशन मिलेगी, तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा।
अब इजिली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन चेंज द डेमोग्राफी ऑफ दिस जम्मू एंड कश्मीर। अब जो बिहारी यहाँ 5 लाख या 10 लाख रह रहे हैं या कुछ और आने वाले हैं, तो वो आराम से यहाँ पे आ सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, मकान बना सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, तो कोई उनमें कोई कैद नहीं होगी, क्योंकि अब ये आर्टिकल हमारे पास नहीं रहा। लेकिन ये जो आर्टिकल